नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत संसद टीवी के शक्ति कॉन्क्लेव में। और कई बार ऐसा होता है कि भावनाएं अथाह होती हैं और उसको व्यक्त करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है। शायद आज मेरे साथ ऐसा ही है, क्योंकि मैं ऐसी 3 शख्सियतों के साथ इस मंच पे मौजूद हूँ जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने जिसे जिया है उसे जीना हम सभी की ख्वाहिश है। मैं चाहूँगी आप सभी का परिचय कराना अपने शब्दों के माध्यम से। और इस मंच पे मेरे साथ मौजूद हैं साक्षात शक्ति, जी हाँ, श्रीमती सुमन अरोरा जी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रही हैं लोकसभा में और ऑथर है 2 महत्वपूर्ण किताबों की। इनका प्रशासनिक अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन आध्यात्मिकता का जो इनका रुझान है वो मैं चाहूँगी इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से इसके परिचय में आप देखें। श्रीमती सुमन अरोड़ा जी लोकसभा सचिवालय की फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी, 34 वर्षों से अधिक का संसदीय अनुभव, हार्वर्ड सर्टिफाइड पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट और 2 विख्यात पुस्तकों की लेखिका। आपके विचारों में आध्यात्मिकता, प्रशासन और मानसिक स्वास्थ्य का दुर्लभ समन्वय है। आपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की संस्कृति और संवेदनशीलता का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व किया है। एक ऐसी हस्ती जिनकी वाणी में अनुभव की गरिमा है, दृष्टिकोण में विचारों का उजास और उपस्थिति में शक्ति की सौम्यता। संसद टीवी श्री शक्ति कॉन्क्लेव में हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। तो आइए इस परिचय के साथ आज मैं आप हमारे इन तीनों विशिष्ट मेहमानों के साथ चलेंगे एक विचार यात्रा पर। एक ऐसी विचार यात्रा जो हमें हमसे हमारा परिचय कराती है। जी हाँ, हम खोज करेंगे उस मूल शक्ति की जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे। लेकिन तरीका क्या है, कैसे खुद को खुद से खोजें। एम्पावरमेंट तो बहुत दूर की बात है, खुद को जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एम्पावरमेंट उससे जुड़ा है। सुमन जी, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ कि सच्चे आध्यात्मिक सशक्तिकरण की पहचान क्या है, और अगर जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं और उससे भी अलग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये आध्यात्मिक सशक्तिकरण कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, सशक्त होने का मतलब यही है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। आप कैसे सशक्त महसूस करते हैं? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपको पता है, अपनी कमियों का मालूम है, आपकी क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं। और चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं या वैसे किसी की भी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो कुछ भी काम आप जो करते हैं वो एक जैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं शायद 2 शब्दों में, एक एथिकल लिविंग। कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको आपने ढंग से करना है, अच्छे से करना है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए जैसे कोई 2 गुटों में लड़ाई हो गई, उनके पास बहुत सारा खजाना था और आपस में एक दूसरे को मार दिया। लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है, अचानक वो देखता है कि उन दोनों के जो भी ढेर सारा जो खजाना था वो वहाँ पड़ा हुआ है। अब उसके मन में ये बात आ सकती है कि ये तो मेरे पास कोई नहीं देख रहा है, ये मैं इसको अपने पास घर ले जा सकता हूँ। लेकिन उसकी ड्यूटी क्या है? उसका कर्तव्य है कि उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे, क्योंकि वो सरकार का है, वो देखेंगे उसको क्या करना है। यहाँ पर वही चीज़ है कि वो जाकर वो देता है या उसको अपने पास रखता है। तो जब कोई ना भी देख रहा हो तब भी उस काम को ठीक करना, मेरे विचार में यही आध्यात्मिकता है कि आपको मालूम है कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो भगवान देख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एक पूजा है जिसे हम आध्यात्मिकता कहें, कुछ भी है आप उसे सही तरीके से करें, एक सेल्फ अवेयरनेस के साथ करें, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि आपको क्या करना है। अध्यात्म बेसिकली जोर देता है इंटरकनेक्टेडनेस के ऊपर। जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि हमारी ड्यूटी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमें सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जीना है, पूरे समाज के लिए जीना है, एक दूसरे का साथ देना है, अपनी मदद भी करनी है और सबकी मदद करनी है। मेरी नज़र में यही आध्यात्मिकता बहुत सुंदर। क्या सशक्तिकरण। सुमन मैम, आपकी जो 2 किताबें हैं, सोल ट्वीट्स एंड वन स्टेप हायर, इन पुस्तकों के माध्यम से आपने जो मूल संदेश दिया है, खासकर अगर मैं महिलाओं के लिए बात करूं, उनके एम्पावरमेंट के लिए बात करूं, यूथ्स के लिए बात करूं, जो हमारी आज की जनरेशन उनके लिए बात करूं, तो वो संदेश क्या है?
दोनों किताबों का जो मेन थीम है मोटिवेशनल है, उसमें पॉजिटिविटी है, उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं और मैंने रियल लाइफ के इंसिडेंट्स के ऊपर वो किताबें लिखी हैं। दोनों बुक्स में 30 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर में एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे रियल लाइफ के। मेरे कहीं ऑफिस में किसी के साथ कुछ हुआ, ह्यूमन बिहेवियर, उसको एनालाइज करते हुए। तो इस चीज़ को जो मैंने समझा है इन दोनों किताबों को लिखे, या मुझे भी इतना साल हो गए, यहाँ 35 ईयर्स मैंने काम किया है, तो ये मेरा जो निष्कर्ष रहा है कि सबसे पहले चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन है, 2 तरीके के मैसेज हैं मेरे। एक इंडिविजुअल लेवल पे है, चाहे आप महिलाओं के बारे में सोच लीजिए या किसी के बारे में भी, कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह ज़रूर होगी। जी। वो कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा था कि क्या कभी आपने देखा है कि किसी रात ने सुबह नहीं होने दी हो? तो कुछ भी है, कितना भी आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आपको लगता है इसमें से हम कभी नहीं निकल पाएंगे, सिल्वर लाइनिंग ज़रूर होगी कहीं ना कहीं। आपको यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। और ऐसा है कि आप जो काम आप कर रहे हैं, ताकि दिस टू शैल पास, चाहे वो दुख है या सुख है, दुख भी नहीं रहेगा और सुख भी नहीं रहेगा। आपको अपना काम करना है और हर सिचुएशन में सिल्वर लाइनिंग ज़रूर ढूंढनी है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस आपको ढूंढना है कि वो सॉल्यूशन कहाँ है। एक ये मैसेज है। और दूसरा ये है, जो ह्यूमन बिहेवियर पे जो कलेक्टिवली जो हम बात करते हैं, परस्पर हमारे संबंध हैं, उसके बारे में मैंने रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रूव किया है हर चीज़ को। अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे प्रतिक्रिया भी यही मिलती है कि आपने तो मेरे बारे में लिख दिया, ये तो मेरी लाइफ है जो आपने लिखी है। क्योंकि हर दूसरे आदमी की क्योंकि हर दूसरे आदमी के जो मेरे साथ हुआ है, हम एवरीडे लाइफ की बात करते हैं, तो मैंने वो सब मुझे ये कहते हैं कि आपने लिख दिया, हमने लिखा नहीं है, बस इतना है। तो दूसरी बात मैंने जो कही है वो ये है, जब हमारा परस्पर संबंध है लोगों के साथ, तो उसमें आप, अगर कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, किसी का फ़ोन कॉल आया, उसे कुछ ज़रूरत है, सब काम छोड़ के भाग गए। कोई बाहर खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा, आप सब छोड़ के भाग गए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी मदद करें, तब किसी और की मदद करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो गिवर्स होते हैं, उनकी कोई वो अपनी लिमिट नहीं रखते, दे डोंट सेट देयर प्रायोरिटीज़, और सबकी मदद करते हैं और खुद किसी दिन क्रैश होके बैठ जाते हैं। टाइम डिफिशिएंट रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए मदद करने में आगे भागते हैं। तो मेरा इसमें ये मैसेज है कि आप दूसरों की मदद ज़रूर करिए, क्योंकि आइडियली जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे ब्रेन में ही हैप्पी केमिकल्स जनरेट होते हैं। खुशी भी हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी यही सिखाया जाता है कि आप अगर ये काम करें तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होंगे। जब आप किसी की मदद करते हैं तो उससे हैप्पी केमिकल्स जनरेट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप खुद को भूलकर, अपनी हेल्थ को, अपनी सेल्फ केयर को भूलकर भागते जा रहे हैं दुनिया के पीछे, और फिर आपकी एक उम्मीद भी लगा के बैठते हैं कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो कोई आएगा, और 90% लोग नहीं आते। ठीक है, तो मैसेज यही है कि आप ज़रूर दूसरों की मदद करें, लेकिन सबसे पहले खुद की मदद करें। बिल्कुल। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी इसमें, जैसे आप बाय एयर जब करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं, एक एग्जांपल है ये कि जब उसमें वो आपको सेफ्टी गाइडलाइंस बताते हैं, तो वो कहते हैं कि माँ अगर अपने बच्चे के साथ बैठी है तो माँ पहले, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो पहले ऑक्सीजन वो अपना खुद लगाए, बिल्कुल, फिर बच्चे की मदद करें। तो आपके अंदर, मतलब आप जब खुद रेस्ट नहीं करेंगे, खुद अपनी सेल्फ केयर नहीं करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, फिर आपके अंदर जो है फिर बाद में आप वही देंगे, आप इरिटेबल हो जाएंगे, घर के लोगों से ही लड़ रहे होंगे बाद में। इन एनी मीन्स जब आप खुद एम्पावर होंगे तभी तो दूसरे को भी कर पाएंगे। Exactly. तो जो दूसरे के लिए करना चाहते हैं, पहले तो खुद के जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, खुद को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, एक बैलेंस रख के चलना बहुत, संतुलन बहुत जरूरी है हर चीज में। सुमन जी, आपके अनुभव में पॉजिटिव साइकोलॉजी और आध्यात्म में किस तरह से गहरा संबंध है? और अगर मैं चाहूँ कि युवाओं के लिए अगर आप कोई मैसेज दें कि किस तरीके से जो आप कर रहे हैं वो करिए, जो जीवन में अचीव करना है उसे करिए, लेकिन वही स्पिरिचुअलिटी के साथ खुद को समझते हुए, जब खुद को जानना ज़रूरी है। कई बार लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कैसे, किस तरीके से खुद को जाने। मैं ये मानती हूँ कि पॉजिटिव साइकोलॉजी और अध्यात्म शायद एक ही सिक्के के दो पहलू। जी, बिल्कुल एक ही चीज़ कहते हैं, लेकिन शायद सब डिफरेंट हो सकते हैं। जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो बेसिकली मेंटल हेल्थ के ऊपर जोर देती है, और जब मेंटल हेल्थ ही ठीक हो जाएगी तो शरीर अपने आप ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक रहती हैं,
यहाँ आपको मेंटल प्रॉब्लम रहती हैं तो शरीर में भी बीमारियाँ आ जाती हैं। और यहाँ पर हम जो आध्यात्म की बात करते हैं वो एक पूरा शरीर, मन, आत्मा, माइंड, बॉडी एंड सोल की हार्मनी की बात करते हैं उसमें। और एक ही चीज़ है, बस शब्द अलग हैं। अध्यात्म कोई ज़रूरी अलग से वो साइंस की बात नहीं करता, वहाँ पे हम साइंस की बात करते हैं। उसमें भी दोनों चीज़ों में अगर हम देखें तो एक लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, आपकी लाइफ का क्या उद्देश्य है, और लाइफ को एक बहुत मीनिंगफुल तरीके से जीना, ये दोनों पॉजिटिव साइकोलॉजी भी आपको सिखाती हैं और अध्यात्म भी। और परोपकार की भावना भी दोनों में है। देखिए बात ये है कि चाहे वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, उसमें वो इस चीज़ पे जोर दिया जाता है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताते हैं कि हम ये करें तो हमारे हैप्पी केमिकल्स जनरेट होंगे। एक स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की थी जो सबसे लंबी स्टडी है, आज तक नहीं हुई। आई थिंक 87 ईयर्स की है, हो चुकी है अभी तक। 1938 में स्टार्ट हुई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को एक टारगेट ग्रुप बनाया और फिर आगे वो अपनी कॉलेज से निकल के अपनी ज़िंदगी उन्होंने जी, उनके बच्चे हुए, बच्चों के आगे बच्चे हुए। वो ये ट्रैक करना चाहते थे कि आगे ये लोग अपने आप को खुश कैसे रखते हैं, कैसे हेल्दी और खुश रहते हैं। तो जो उनका उसका स्टडी का निचोड़ निकला है वो ये है कि जो भी बहुत हेल्दी और हैप्पी थे उनकी लाइफ में बहुत अर्थपूर्ण, बहुत मीनिंगफुल, बहुत सोशल रिलेशंस थे। तो आप ये देखिए, आप जब मिलके रहते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, जब आप मिलके, आपके मीनिंगफुल रिलेशंस तभी हो सकते हैं जब आप उनके लिए सोचते हैं और वो आपके लिए सोचते हैं। उसमें आप सेल्फिशनेस नहीं होती कहीं। वही है फिर से कि एक दूसरे के लिए जीना। और मेरी बुक में एक चैप्टर मुझे अभी याद आ रहा है, एक चैप्टर है रिमेन पॉजिटिव फॉर योर ओन गुड। जी, उसमें भी यही है कि आप अगर कुछ लोग ये सोचें कि मैं नहीं करता दूसरों के लिए, लेकिन आप अपने लिए ही करिए, क्योंकि दूसरों की मदद करके भी आपका अपना फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना। हमें उसमें भी यही चीज़ है कि, और मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे सबको साथ में लेके चलते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, खुद की मदद करते हुए, और कैसे मिलके सब रह सकते हैं, कैसे चारों तरफ एक अच्छा हमारे अंदर आंतरिक जो शांति है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और लाइफ को एक मानसिक संतुलन के साथ, एक हर तरह के संतुलन के साथ कैसे जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम आप तीनों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया इस आध्यात्मिक चर्चा, एक सही और सशक्त मार्ग हमें दिखाने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने अमृता। दरअसल जिस चीज़ की हमें ताउम्र तलाश होती है वो चीज़ तो हमारे पास होती है।